नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अंतरिक्ष की खोज अध्याय 3 कक्षा 6 का इसको पढ़ेंगे। प्राचीन काल से ही मनुष्य ब्रह्मांड के बारे में जानने के लिए प्रयत्नशील रहा है। सभ्यता के प्रारंभिक काल में पृथ्वी से आकाश की गतिविधियों को देख पाना संभव नहीं था। मानी धरती से हम आकाश में कौन कौन सी गतिविधियां हो रही हैं इनको पूर्ण रूप से नहीं देख पाते थे, किंतु लंबे समय तक इन आकाशीय पिंडों की गतिविधियों को देखकर प्राप्त निष्कर्षों की सहायता से मानव ने कई नई पुरानी मान्यताओं को गलत साबित कर दिया। खगोल शास्त्रियों ने विश्व के सामने नए सिद्धांत और कल्पनाएं भी पेश की। अंतरिक्ष या खगोलीय खोज में भारत की प्राचीन सभ्यताओं सहित मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, यूनान का योगदान भी रहा। मानव ने पुरातन काल का मतलब होता है पुराने समय से, इतिहास से, प्राचीन काल से कई यंत्रों की सहायता से सौरमंडल, ग्रहों, तारों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। रॉकेट की सहायता से कई अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेजे। इस अध्याय में हम इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। खगोल की प्राचीन विरासत। खगोल शास्त्र का प्रारंभ किस देश से और किस काल में हुआ होगा, इस विषय पर विद्वान एकमत नहीं है। आरंभ में यह केवल निरीक्षणात्मक रहा होगा, केवल निरीक्षण किया गया होगा, लेकिन क्रमशः वैज्ञानिक स्वरूप पाकर वह वर्तमान का खगोल विज्ञान बन गया। मानी अंतरिक्ष विज्ञान बन गया, अंतरिक्ष की गतिविधियों को देखने का विज्ञान बन गया। इस विद्या का चरमोत्कर्ष मानी ऊंचाई मिस्र के पिरामिडों द्वारा लगभग ईसा पूर्व के 2500 वर्ष से भी पहले स्थापित हुआ था। अभी तक के प्राप्त प्रमाणों के आधार पर ऐसा ज्ञात हुआ है कि पिरामिडों के निर्माण का संबंध तारों की दिशा और गति जानने के लिए किया जाता था या किया गया है। गीजा, इंपॉर्टेंट बात है, गीजा के महान पिरामिड का ध्रुव तारे से सीधा संबंध होना इस मत की पुष्टि करता है। जैसा आप देख पा रहे हैं इस चित्र में कि मिस्र के पिरामिड एवं उसके ठीक शीर्ष पर स्थित ध्रुव तारा, ये ध्रुव तारा और इसके बिल्कुल सिर के ऊपर इस पिरामिड के बिल्कुल ऊंचाई वाले भाग पर ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है। तो इन तारों का संबंध इन पिरामिडों से दर्शाया गया है। मिस्र एवं चीन का खगोल इतिहास स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं हो सका है, फिर भी चीन के खगोलीय ज्ञान की शुरुआत ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी आंकी गई है। ईसा की 6ठी शताब्दी आंकी गई, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ईसा की 6ठी शताब्दी से इसकी शुरुआत है। संपूर्ण पूर्वी एशिया के लिए चीनी खगोल विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण था। वैज्ञानिकों का विचार है कि विश्व में सबसे पहले तारों की तालिका चीन, यहाँ से देखना इंपॉर्टेंट बात आई है ये कि सबसे पहले तारों की तालिका चीन में ईसा पूर्व 4ठी सदी में तैयार की गई थी। 4ठी सदी में ये तैयार की गई थी, ईसा से पूर्व 4ठी सदी में तैयार की गई थी। इसी आधार पर पश्चिमी अंतरिक्ष विज्ञान का प्रारंभ यूरोप के यूनान में संभव हुआ। यूरोप के यूनान में संभव हुआ। अंतरिक्ष खोज का इतिहास। भारत के खगोलविद भी अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्राचीन काल से ही प्रयत्नशील रहे हैं, जिनमें प्रमुख रूप से आर्यभट्ट, बाराहमिहिर, भास्कराचार्य द्वितीय आदि। आर्यभट्ट भारत के महान खगोलविद थे। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद भी हमें रखना होगा। आर्यभट्ट भारत के महान खगोलविद थे। जिनकी मान्यता थी कि पृथ्वी गोल है, ये किसकी मान्यता है? आर्यभट्ट की। इन्होंने पृथ्वी स्थिर नहीं है, यह बात ईसा पूर्व 5वीं सदी में बता दी थी कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी घूमती है। ये बात इन्होंने ईसा पूर्व 5वीं सदी में ही बता दी थी। इसके घूमने के कारण ही हमें लगता है कि तारे उदय और अस्त होते हैं। ये बात उन्होंने बता दी थी कि पृथ्वी घूमती है, इसीलिए तारे हमें दिखाई देते हैं और अस्त हो जाते हैं। उन्होंने पृथ्वी की परिधि लगभग
24,835 मील बताई थी, जो कि आधुनिक काल के भूवैज्ञानिकों द्वारा बताई गई परिधि 24,901 मील के बराबर है। उन्होंने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ना बताया था, जो अटल सत्य है, जो यही सत्य साबित हुआ। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम भी आर्यभट्ट रखा गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और ये पूछी जा सकती है कि, वैसे तो बहुत सरल प्रश्न है लेकिन ये पूछी जा सकती है, भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था, तो वो था आर्यभट्ट। अब हम देख पा रहे हैं चित्र में कि आर्यभट्ट हैं, ये इराटोस्थेनेस हैं और ये भास्कराचार्य जी द्वितीय हैं। आगे इनके बारे में और देखते हैं कि यूनान में भी ईसा पूर्व 4वीं सदी से अंतरिक्ष ज्ञान विज्ञान का विकास होने लगा। इसमें प्रमुख दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु, टोलेमी थे। उस समय माना जाता था कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य उसके चारों ओर वृत्ताकार चक्कर में घूमती है, वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाती है। यह धारणा 16वीं शताब्दी तक बनी रही, जिसे कोperनिकस ने गलत साबित किया था। पृथ्वी की सही परिधि का आकलन इराटोस्थेनेस ने, ये इंपॉर्टेंट बात है, इराटोस्थेनेस ने ईसा पूर्वी 3री शताब्दी में किया। भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्रियों में भास्कराचार्य जी द्वितीय प्रसिद्ध हैं। उनका जन्म 1114 ईस्वी में हुआ। इस विद्वान ने मात्र 36 वर्ष की अल्पायु में, बहुत कम उम्र में, मात्र 36 वर्ष की अल्पायु में सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आई है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो भास्कराचार्य जी द्वितीय ने, और मात्र 36 वर्ष की उम्र में ही इस ग्रंथ की रचना कर दी थी। उनका मानना था कि पृथ्वी गोलाकार है तथा अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण इन सब चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। इससे स्पष्ट है कि भारतीय खगोल शास्त्रियों ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, पृथ्वी के घूर्णन तथा परिक्रमण आदि का प्रतिपादन न्यूटन से कई सदियों पूर्व ही कर दिया था। भास्कराचार्य के ग्रंथों में अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति शास्त्र आदि का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। आइए चर्चा करते हैं अंतरिक्ष जानकारी के साधन। अंतरिक्ष की जानकारी के साधन किस किस से हम अंतरिक्ष के बारे में पता कर सकते हैं, तो दूरबीन। ईसा से 20वीं सदी तक खगोल शास्त्र आकाशीय पिंडों की गतिविधियों को समझने वाला अवलोकन शास्त्र मात्र था, केवल देखने मात्र का ही था। आधुनिक वेधशाला का प्रमुख यंत्र दूरबीन है। ये भी आपको ध्यान रखना है, आधुनिक वेधशाला का प्रमुख यंत्र क्या है, दूरबीन, जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुएं हमें पास में एवं बड़ी दिखाई देती हैं। प्रथम दूरबीन का आविष्कार, ये इंपॉर्टेंट बात है, पहली दूरबीन का आविष्कार हॉलैंड, जो नीदरलैंड है, के हेंस पिपर्सी ने किया था। लिपर्सी ने किया था। किंतु आकाशीय पिंडों को देखने में प्रयोग किए जाने वाले दूरबीन का आविष्कार इटली के गैलीलियो 1610 ईस्वी में किया था। अब दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, इटली के गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में आविष्कार किया था। वर्तमान में भारत सहित रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस आदि देशों में बड़ी बड़ी दूरबीनें स्थापित की जा चुकी हैं, जिनकी सहायता से वैज्ञानिक अंतरिक्ष के बारे में नवीन जानकारियां एकत्र कर रहे हैं। और इसी प्रकार की इस एक दूरबीन हमारे राज्य के उदयपुर शहर की फतेह सागर झील के टापू पर भी स्थापित की गई है। यहाँ देखेंगे हम ये कि हमारे राज्य माने राजस्थान राज्य के उदयपुर शहर में हम कहें फतेह सागर झील है, उसके टापू पर एक ये इसी प्रकार की दूरबीन स्थापित की गई है, जो देश की सबसे बड़ी दूरबीन है। देश की सबसे बड़ी दूरबीन कहाँ है, उदयपुर शहर के फतेह सागर झील के टापू पर लगी हुई है। मास्ट, इसका नाम है मास्ट। मास्ट का अर्थ होता है मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप नामक। इस सौर दूरबीन की सहायता से सूर्य का अध्ययन किया जा रहा है।
वैज्ञानिक लगातार उत्तम किस्म की नई नई दूरबीनों का आविष्कार कर रहे हैं। उन्हें कंप्यूटरों से जोड़ करके खगोलीय पिंडों का अध्ययन अत्यंत शुद्धता से किया जा रहा है। दक्षिणी भारत के वाक कावलूर तमिलनाडु नामक स्थान पर वेणु बापू दूरबीन स्थापित किया गया है। अंतरिक्ष के रहस्यों को उद्घाटित करने के लिए वैज्ञानिकों ने अप्रैल 1990 ईस्वी में हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है। यहाँ ध्यान ये रखना है, पहली तो अपनी राजस्थान में आती है और उसके बाद में ये बताया कि दक्षिण भारत के कावलूर तमिलनाडु नामक कोई तमिलनाडु में एक शहर है, एक जगह है, और वहाँ पर वेणु बापू दूरबीन स्थापित की गई है। और इसके बाद में आइए चर्चा करते हैं। आप देख भी पा रहे होंगे ये उदयपुर की फतेह सागर झील के ऊपर ये लगाया गया है। और अभी आपने देखा कि तमिलनाडु में ये दूरबीन लगाई गई है, वेणु बापू दूरबीन, और एक इसके बाद में हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन एक यहाँ पर भी लगाई गई है। ये है जंतर मंत्र वेधशाला जयपुर में। तो इससे भी हमें काफ़ी सारी चीज़ों की जानकारी प्राप्त होती है। तारों की गतिविधियों पर वेधशालाओं द्वारा नज़र रखी जाती है। सवाई जयसिंह ने भारत, चीन और बेबीलोन और यूरोपीय ज्ञान के आधार पर वेधशाला का निर्माण दिल्ली के जंतर मंतर से प्रारंभ किया। उन्होंने 1724 ईस्वी में पहली वेधशाला दिल्ली में ही, ध्यान रखना है, ये दिल्ली में सबसे पहली वेधशाला स्थापित की गई तथा 1734 ईस्वी में दूसरी वेधशाला जयपुर में बनाई गई थी। इसके अतिरिक्त बनारस, उज्जैन, मथुरा में भी वेधशालाओं का निर्माण किया गया है। इनमें से जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी मानी जाती है। जितनी भी वेधशालाएं इन सब में सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी है? जयपुर के। सवाई जयसिंह ने 3 नए यंत्रों का आविष्कार किया जिसके नाम है सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र और राम यंत्र रखे गए हैं। इनमें सम्राट यंत्र सबसे बड़ा और ऊंचा माना जाता है, ऊंचा है। इसकी चोटी आकाशीय ध्रुव को सूचित करती है। आज लगभग 300 वर्षों बाद भी यह यंत्र समय बताने में सक्षम, 300 साल पहले बनाई गई थी और आज भी ये वेधशाला एकदम सही और सटीक समय बताता है। चर्चा करते हैं कृत्रिम उपग्रह व अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में। तो वैज्ञानिकों ने विभिन्न उपयोगों के लिए कुछ ऐसे कृत्रिम पिंड अंतरिक्ष में खोजे हैं जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इन पिंडों को कृत्रिम उपग्रह कहा जाता है। सामान्यतः धरातल से ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पुनः धरातल पर आ गिरती हैं, और लेकिन अगर रॉकेट द्वारा कृत्रिम उपग्रह को इतना वेग दिया जाए कि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की सीमा को पार कर जाए तो उपग्रह पुनः लौट करके पृथ्वी पर नहीं आते। जहां मान लीजिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण यहाँ तक है और इससे अगर बाहर कर दिया जाए तो ये वापस पृथ्वी पर लौट करके नहीं आएगा। अब बात करते हैं, क्या आप ये भी बात जानते हैं क्या है कि प्लाइन वेग पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति की आवश्यकता पड़ती है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि इसके गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकलने के लिए हमें कितने वेग की आवश्यकता होती है, कितने, तो वो रहेगा 11.2, जिसे प्लाइन वेग या एस्केप स्पीड कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति इतनी तेज गति से वस्तु नहीं फेंक सकता, परंतु अब हमने ऐसे शक्तिशाली रॉकेट बना लिए हैं जो ऐसा कर सकते हैं। इन रॉकेटों से अंतरिक्ष यान भेजे जाते हैं जो नीचे नहीं आते। कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए दिए गए वेग को उपग्रह का प्रक्षेपण वेग कहा जाता है, कहते हैं। लेकिन विभिन्न उपग्रहों की ऊंचाई लगभग 6400 या 6400 किलोमीटर या 36,000 किलोमीटर तक की होती है। लेकिन किसी पिंड को हम प्लाइन वेग के कुछ कम वेग जैसे लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से प्रक्षेपित करें तो यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर नहीं जाएगा, अपितु पृथ्वी के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने लगेगा। कृत्रिम उपग्रह मानव द्वारा बनाया गया मशीनी पिंड है जिसे रॉकेट की सहायता से पृथ्वी की कक्षा
में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की सीमा के अंदर स्थापित किया जाता है। क्योंकि मानव निर्मित उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इसलिए यह कृत्रिम उपग्रह कहलाता है। मानी मानव के द्वारा बनाया जाने के कारण इसको कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। उपग्रहों द्वारा टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो आदि तरंगों का प्रसारण किया जाता है। ये उपग्रह जासूसी, मौसम एवं पृथ्वी संबंधी अन्य जानकारियां भी हमें प्रदान करते हैं। कृत्रिम उपग्रहों का काम यही है कि वो टेलीफोन, टेलीविजन और जासूसी, इस तरह की मौसम से संबंधित सारी जानकारी हमें इन्हीं कृत्रिम उपग्रहों से हमें प्राप्त होती है। कृत्रिम उपग्रह हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। उनकी सहायता से तूफान या बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी भी हमें मिल जाती है। इससे जान माल को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा करके उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। कृषि, वन, जल संसाधनों की व्यवस्था में भी कृत्रिम उपग्रहों द्वारा प्राप्त जानकारी काफ़ी उपयोगी साबित हो रही है। विश्व का पहला उपग्रह 1957 ईस्वी में पहला विश्व का सबसे पहला उपग्रह है स्पुतनिक फर्स्ट तात्कालीन सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में रॉकेट के द्वारा पहुंचाया गया था। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच इस अंतरिक्ष अनुसंधान को लेकर के एक होड़ सी लग गई। सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत पहले जीवित प्राणी को स्पुतनिक 2 में भेजा गया। यह जीवित प्राणी लाइका नामक कुतिया थी। अब ये आपको ध्यान रखना है कि पहली बार जिसको भेजा गया था वो क्या था, तो लाइका नाम करके कुतिया थी, वो उसको अंतरिक्ष यान में बिठा करके भेजा गया था। हालांकि यह परीक्षण पूरी तरह से सफल नहीं रहा। 4 साल बाद 1961 ईस्वी में सोवियत संघ ने पहला मानव सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा और यूरी गागरिन अंतरिक्ष यान वोस्तोक फर्स्ट में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बने। तो यूरी गागरिन पहले व्यक्ति हैं और ये आपको महान अंतरिक्ष यात्री की तस्वीर भी दिखाई दे रही है। 1969 ईस्वी में अमेरिका ने दुनिया को तब चौंका दिया जब अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से 3 यात्रियों को सफलता के साथ न सिर्फ अंतरिक्ष में सैर कराई बल्कि 2 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर भी उतारा, जिसमें से नाम आता नील आर्मस्ट्रॉन्ग विश्व के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर अपना पहला कदम रखा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात फिर से एक बार आ गई इस पाठ में से कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने चंद्रमा पर अपना कदम रखा। आइए नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है उनकी तस्वीर भी हम लोग देख लेते हैं। ये हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग और इन्होंने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा था। चंद्रमा की धरा पर, पृथ्वी पर, जमीन पर नील आर्मस्ट्रॉन्ग उतरे थे और यहाँ से उन्होंने अपनी कोई पिक ली थी। भारत में सर्वप्रथम 1984 ईस्वी में अंतरिक्ष यात्रा करने का गौरव भारतीय वायुसेना के राकेश शर्मा को मिला। राकेश शर्मा जो आप ये तस्वीर दिखाई दे रहे हैं, ये राकेश शर्मा की हैं, ने सोयूजी T11 यान में 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ न सिर्फ अंतरिक्ष की सैर की बल्कि उन्होंने सोयूज 7 स्पेनिक स्टेशन में लगभग 8 दिन रह करके कई वैज्ञानिक परीक्षण भी उन्होंने किए। इनका जन्म के बारे में चर्चा करें तो 1949 ईस्वी में पंजाब राज्य के पटियाला में इनका जन्म होता है। कल्पना चावला जो आप ये देख पा रहे हैं, कल्पना चावला का जन्म हरियाणा राज्य के करनाल में सन 1961 ईस्वी में हुआ था। कल्पना चावला एक शोध वैज्ञानिक एवं प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री एवं शोध वैज्ञानिक थी। अंतरिक्ष में जाने वाली भारत में जन्मी पहली महिला हैं। तो पहली महिला कौन है? कल्पना चावला। एवं राकेश शर्मा दूसरे भारतीय थी। क्या है, हम एक बार यहाँ से लेंगे। वे अंतरिक्ष में जाने वाली भारत में जन्मी पहली महिला एवं राकेश शर्मा के बाद दूसरी भारतीय थी। कोलंबिया अंतरिक्ष यान से वापस लौटते समय 2003 को हुई दुर्घटना में अपने अन्य 6 सहयोगी सदस्यों के साथ इनकी मृत्यु हो गई। बड़ा दुर्भाग्य था। इसके अतिरिक्त भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाली महिला हैं। ये भी इसके बाद बता रहे हैं कि दूसरी भारतीय मूल की महिला कौन है? सुनीता विलियम्स, और ये भारतीय मूल की थी, तो इन्होंने सर्वाधिक समय वहाँ पर बिताया है। आइए चर्चा करते हैं इसरो के बारे में। इसरो
इनका पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। हमारे देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में 1962 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा विभाग ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किया गया। तब से लेकर के अब तक भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय विक्रम साराभाई को है। विभिन्न उपयोगों के लिए भारत में वैज्ञानिकों ने कई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था, जिसे अप्रैल 1975 ईस्वी में पूर्वी सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र में स्थापित किया गया। इसके साथ ही भारत ऐसा करने वाला विश्व का छठा देश बन गया था। इसका प्रमुख कार्य पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करना, और 1975 ईस्वी से अब तक भारत कई उपग्रह अंतरिक्ष में भेज चुका है। और इनके प्रमुख नाम कौन कौन से हैं, तो वो हैं भास्कर, एप्पल, इनसेट, रोहिणी, IRS, एडुसेट, ये शिक्षा से संबंधित है ही, हिमसेट, कॉर्पोसेट, रिसोर्स सेट, ओशन सेट, जीसेट, चंद्रयान, मंगलयान। इन उपग्रहों की सहायता से दूर संचार, प्रसारण, मौसम, जलवायु, सुदूर संवेदना, मानचित्रण, संसाधन आकलन, सूखा, बाढ़ व तूफान संबंधी पूर्वावलोकन, रक्षा संबंधी गतिविधियां और अन्य कई सार्वजनिक राष्ट्रोपयोगी कार्यों का संपादन सुचारू रूप से संभव होने लगा। बात करते हैं मंगलयान के बारे में। तो मंगलयान के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए भारत ने मंगलयान नामक एक अंतरिक्ष यान नवंबर 2013 में आंध्र प्रदेश के हरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया, जिसने लगभग 11 माह की यात्रा कर सितंबर 2014 में मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर लिया। पहले प्रयास में यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत विश्व का एकमात्र देश है। इसी प्रकार चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए अक्टूबर 2008 में चंद्रयान नामक एक अंतरिक्ष यान को भी प्रक्षेपित किया गया। पहली अंतरिक्ष वेधशाला। तो मंगलयान की सफलता के बाद भारत अब उन देशों की सूची में शामिल हो गया जिनकी अंतरिक्ष में वेधशालाएं हैं। इसरो द्वारा हरिकोटा से अक्टूबर 2015 में देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट को प्रक्षेपित किया। ये ध्यान रखना है कि कौन सी है, अपने एस्ट्रोसैट प्रयोगशाला है, वेधशाला जो अंतरिक्ष में स्थापित है। इसमें ब्रह्मांड के अध्ययन करने में मदद मिलेगी। भारत से पहले अमेरिका, रूस, जापान और यूरोपीय संघ ने भी अंतरिक्ष में अपनी वेधशालाएं स्थापित की हैं। ये आपने इस पाठ को पढ़ा और ये उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पूरा का पूरा पाठ्यक्रम के अनुसार आपको प्राप्त हो रहा है, क्रम से प्राप्त होते जाएंगे। धन्यवाद, थैंक्स।